हेलो साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा पे। हम आपके साथ मिलकर आज बिहार स्पेशल का सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बिहार से संबंधित जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं वो सभी को कवर करेंगे, और ये जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए गौरव मलाकार का, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, तो आपको बताना है कि किसने की थी। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धर्मपाल। अब ये क्वेश्चन से और भी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में पाल शासक धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की। विक्रमशिला तांत्रिक विद्या और ब्रजयान बौद्ध मत के प्रचार का मुख्य केंद्र था। इसके सुप्रसिद्ध आचार्य अतीश दीपांकर थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तिब्बत, यहाँ होगा तिब्बत, तिब्बत भी गए थे। उदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित था और यहाँ के प्रमुख आचार्य संतिरक्षित थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, लुईक चर्च, स्टीफन चर्च या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पादरी की हवेली। तो पादरी की हवेली जो है वो सबसे पुराना गिरजाघर है बिहार का। चलिए देख लेते हैं आगे। खांजे कला से पश्चिम की ओर पटना का सबसे पुराना चर्च स्थित है। यह मोहल्ला आज भी पादरी की हवेली कहलाता है। इस चर्च का निर्माण वर्ष 1772 ईस्वी में फादर जोसेफ के द्वारा आरंभ हुआ और यहाँ ईसाई धर्म प्रचारकों तथा यात्रियों के निवास की सुविधाएं भी थी। इसी के एक भाग में अभी मदर टेरेसा की संस्थान अस्टी चर्च ऑफ चैरिटी, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, झांसी, मेरठ, जगदीशपुर। तो इसका सही आंसर है आपका जगदीशपुर। चलिए विश्लेषण पे ध्यान देते हैं। तो कुंवर सिंह के बारे में हम जानते हैं। तो कुंवर सिंह 1857 के जो क्रांति था उसके अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार, जिनके नेतृत्व में यह जो क्रांति संगठित हुआ था। उसके बाद है अमर सिंह। अमर सिंह जो थे वो इनके अनुज थे, यानी इनके छोटे भाई थे, जिन्होंने लगभग 1 वर्ष तक कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध सफलता से लड़ा, और कुंवर सिंह के निधन के बाद भी इन्हें आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। उसके बाद है पीर अली। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिन्होंने पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने पटना में ही फांसी दी गई, इनको पटना में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या रफ़ी अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके विश्लेषण पे अगर ध्यान दें तो पहले हमें जानना है सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो आप जानते होंगे सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं एक बार आपको बता दूं। तो विख्यात एवं बुद्धिजीवी जिनकी पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणीय भूमिका रही है, यानी जो पृथक
पृथक बिहार का जो सबसे पहले इन्होंने ही आवाज उठाई थी जब बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बिहार का जो अलग हुआ था तो ये कब हुआ था। और अगर आप डेट भी उसमें मेंशन करते हैं तो ये और भी अच्छी बात होगी। तो चलिए कमेंट कीजिए ये बात को। आधुनिक बिहार का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। वर्ष 1947 में भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। तो देखिए, दो अध्यक्ष थे। पहले पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार से थे। और अस्थायी अध्यक्ष आप जान रहे हैं जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो आप इन दोनों को जानते हैं और दोनों बिहार से ही थे। आगे देखते हैं जगजीवन राम। वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री बने। तो ये था हमारे जगजीवन राम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो शख्स हैं वो है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में भी आपने सुना ही होगा और जानते ही होंगे। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सबने अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ। इनका जन्म 1902 में हुआ था। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा के बाद इन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो ये जयप्रकाश नारायण के बारे में हमारी थी। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि बिहार में के रशीम कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है। तो ये करंट के सवाल थे। तो अभी करंट के सवाल जो भी हैं खेल से वो आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे देखिए कुछ खिलाड़ियों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि कैरम है। तो कैरम के कुछ खिलाड़ी बिहार के हैं, जैसे जयप्रकाश, रंजन प्रकाश, नीरज कुमार, ममता कुमारी, मोहम्मद अकीब। टेनिस के कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे चंद्रभूषण बिमुडे, सुरेंद्र कुमार, दिनेश मोहन, होसू सेन, नीसे सेन, शैल्य कुमार उपाध्याय। टेबल टेनिस के कुछ खिलाड़ी हैं हमारे, अंजलि झा, अभ्रनील भट्टाचार्य, संजीव शंकर, सोमनाथ रॉय। और निशानेबाजी यानी आर्चरी के भी कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ मिश्र, के झा, शेखर भगत, प्रणब सिंह आदि। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सहाय या ब्रज किशोर प्रसाद ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। अब राजकुमार शुक्ल के बारे में जानते हैं। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता जिन्होंने गांधी जी को वर्ष 1917 में चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, यानी जो लखनऊ आए थे गांधी जी, तो वहां जाकर इन्होंने क्या किया था कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए ये विवश किया था। और इनके बारे में कहीं कहीं पे गांधी जी लिखते हैं कि इनसे जिद्दी आदमी हमने आज तक नहीं देखा है। ये उनके पीछे पीछे कलकत्ता तक चले गए थे और उन्हें आखिरकार मना ही लिए थे बिहार आने के लिए। और आप जानते हैं कि जैसे ही वो बिहार आते हैं और चंपारण आंदोलन करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, तो वो पूरे देश में बहुत ही फेमस हो जाते हैं और एक जो आंदोलन है उसके प्रणेता के रूप में निखर कर आते हैं। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो अभी अभी हमने चर्चा की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे। और वर्ष 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन का भी आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी,
सिमंदर स्वामी, गौतम बुद्ध या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध, तो इन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ, गया में। ठीक है, तो चलिए आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है कि जो गया शहर है वहाँ महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस नदी का नाम कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के महान व्यक्तित्व जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुंडलग्राम वैशाली के समीप इनका जन्म हुआ और पावापुरी, नालंदा में एक जगह है पावापुरी, वहां पे जल मंदिर भी है। तो आप जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत जल मंदिर बना हुआ है। अगर कभी घूमने जाए नालंदा तो जाइए, नालंदा में बहुत पर्यटन की चीजें हैं। में इन्होंने शरीर त्यागा, यानी यहाँ इनका परिनिर्वाण हुआ था। ये अपने देह त्याग कर परमात्मा पे विलीन हो गए थे। कहाँ, नालंदा के पावापुरी में। उसके बाद है गौतम बुद्ध, जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। महावीर के समकालीन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने इन्हें दीक्षा ली थी। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे कि महावीर स्वामी के, गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, और भी अलग अलग, जैसे जैन और बौद्ध के मत से अलग मत डिवाइड होता है। फिर जो बराबर की गुफाएं हैं उसमें कलाकृतियां हैं, तो वो जीवक संप्रदाय को दिए गए थे। तो इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग PYQ पढ़ रहे हैं, तो वो स्पेशल जब हिस्ट्री की क्लास होगी तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, सीतामढ़ी, मनेर, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सासाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सासाराम रोहतास जिले में स्थित सासाराम, कभी कभी आपके क्वेश्चन में जिला भी पूछ दिया देगा कि जो शेर शाह का मकबरा है वो किस जिले में है, तो होगा रोहतास जिला। ऐसा नहीं कि सासाराम होगा, क्योंकि सासाराम एक जगह का नाम है और जिला जो है वो रोहतास है में स्थित सासाराम के जगर को विशिष्ट महत्व शेर शाह के कारण प्राप्त रहा। इसी क्षेत्र में जो 10 के पिता हसन खां सूर की जागीर में शामिल था, शेर शाह का आरंभिक जीवन बीता। यहाँ लगान संबंधी सुधार, उनके जो लगान संबंधी सुधार थे, सुधारों का प्रारूप तैयार किया। जो लगान संबंधी सुधार थे भू राजस्व में शेर शाह को बहुत ही अव्वल जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है अगला पावापुरी। नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैन धर्मावलंबियों का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन स्रोतों के अनुसार वर्धमान महावीर ने यहाँ अपना उपदेश दिया और यही उनका निधन हो गया था। इस स्थान पर निर्मित जल मंदिर संगमरमर की एक सुंदर इमारत है जो झील के मध्य में स्थित है। मनेर, मनेर जो है पटना से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मनेर का एक छोटा नगर मध्यकालीन बिहार में सूफियों के गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मनेर सूफी संत मखदूम सहाय मनेरी तथा मखदूम दौलत शाह के नाम से जुड़ा है। यहाँ पर बड़ी दरगाह में मखदूम यहिया मनेरी का मजार तथा अन्य सूफी संतों के मजार के साथ स्थित है। इस मजार के पास ही इनके शिष्य एवं वंशज मखदूम शाह दौलत का भी भव्य मकबरा है जिसे छोटी दरगाह कहा जाता है। संत यहिया मनेरी के मजार पर वार्षिक उर्स पर आज भी हजारों हिंदू मुसलमान अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि भी यही रहते थे। अगला है हमारा क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है?
कैमूर रेंज, कांवर झील, खड़गपुर झील या राजगीर झील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांवर झील। चलिए देख लेते हैं, बिहार के जमुई जिले में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य अब रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। यानी अब नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। दोनों पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित आर्द्रभूमि पर बनाए गए हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नकटी बांध निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। दोनों अभ्यारण्यों को प्रवासी प्रजाति शीतकालीन आवास के रूप में उनके महत्व के कारण 1984 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में निर्मित किया गया था। तो चलिए इसमें कुछ जो पक्षी आते हैं उनकी नाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें सिंधु गंगा मैदान के लाल कलगी वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए गया के बारे में जान लेते हैं। पटना से लगभग 92 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित गया बिहार का प्राचीन नगर है, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ का विष्णु पद मंदिर हिंदुओं का पूज्य तीर्थ स्थल है। इसका जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी के अंत में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इसके निकट ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, जिसके नीचे अक्षयवट वृक्ष है। श्रद्धालु जन यहाँ पिंडदान करते हैं और फल्गु नदी में स्नान करके पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। एक अन्य तीर्थ स्थल रामशिला पहाड़ी है, जहां अनेक मंदिर स्थित हैं। अब देखिए ये जो अक्षयवट है, अक्षयवट वृक्ष, इस वृक्ष के बारे में ऐसा मान्यता है कि वदंतियां है कि यहाँ जो राम अपने पिता दशरथ के पिंडदान करने आए थे, तो जो माता सीता है वो यहीं से पिंडदान किए थे। बौद्ध धर्म के भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल गया में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध गया पहुंचने के पूर्व गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी के निकट तपस्या की थी। गया से 51 किलोमीटर दूर बराबर की गुफाएं हैं, जो भारत में बौद्ध गुफा स्थापत्य का सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन गुफाओं को मनेर अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान किया गया था। बराबर की गुफाएं में चौपार में करण चौपार, ये गुफा का नाम है करण चौपार, सुदामा, लोमस ऋषि एवं विश्व झोपड़ी प्रमुख हैं। तो ये उन गुफाओं के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में जानते हैं। वे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका होगा ये ऑप्शन ए, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में दिसंबर 1920 में इन्होंने पद ग्रहण किया, किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत के में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1937 में बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल के वे अध्यक्ष और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद है पढ़ना भिखारी ठाकुर। राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, जिस पर निर्मित फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, भीमबांध, राजगीर, गौतम बुद्ध?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, भीम बांध। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के नाम यहाँ दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। तो हम थोड़ा इस पे नजर डाल लेते हैं, सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। जैसे एक पूछा जाता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो कैमूर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। दागी बाघ पक्षी अभयारण्य जमुई में है। तो ये कुछ थे अभयारण्य। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के बारे में पढ़ना है। तो वे बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1937 चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया था। तो आगे चलिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक, जननायक, राष्ट्रनायक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकनायक, यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक एवं राजनेता थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार के सारण जिले में स्थित सिताब दियारा नामक ग्राम में हुआ था। पूर्व में वो मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे परंतु बाद में समाजवाद की ओर उन्मुख हो गए। वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा सह वित्त मंत्री रहे। 1947 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। उन्होंने समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी जीवनी पर आधारित जयप्रकाश नामक पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से या पश्चिम में जातीय आंदोलन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा, कैमूर, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। यह भारत नेपाल सीमा पर शिवालिक के तलहटी में स्थित है। गंडक नदी नेपाल में इसे नारायणी कहा जाता है। इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, यानी जो गंडक नदी है जिसको नारायणी कहा जाता है नेपाल में, वो पश्चिमी सीमा बनाती है किसकी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अरहा मसान नदी प्रणाली वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है और दक्षिण में बूढ़ी गंडक नदी का निर्माण करती है। तो ये था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। उत्तर में संरक्षित क्षेत्र नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो उसका विस्तार वहां तक है जिसे कि नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान से जाना जाता है। जबकि पश्चिमी की ओर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश अभयारण्य को घेरता है। वनस्पति नम पर्णपाती, अर्ध सदाबहार, मीठे पानी के दलदल, जलोढ़ घास के मैदान, सवाना और आर्द्रभूमि। प्रमुख जीव जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बंगाल टाइगर, गेंडा, भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी, काला भालू, सुस्त भालू, तेंदुआ, भौंकने वाला हिरन, चीतीदार हिरन, हॉन्ग हिरन, सांभर, धूमिल तेंदुआ, भारतीय गौर, थारू एक अनुसूचित जनजाति है जो कि यहाँ के प्रमुख समुदाय है। कौन सा? थारू, यानी कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास थारू जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है।
कौन सी है चिरांद में जो पाया गया है? नवपाषाणिक संस्कृति, पुरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक या ताम्रपाषाणिक? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन ए नवपाषाणिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले चिरांद का विश्लेषण देख लेते हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। इसके निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद से। बुर्ज होम कश्मीर को छोड़कर अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणिक उपकरण नहीं मिले हैं जितने कि चिरांद ग्राम से प्राप्त हुए हैं। सन 1962-63 में प्रोफेसर बी.पी. सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इसकी कार्बन तिथि ईसवी पूर्व 4900 ज्ञात हुई है। यह स्थल मैदानी क्षेत्र में गंगा, सोन, गंडक एवं घाघरा के संगम पर स्थित है, जहां जो उपकरण पाए गए हैं वे हिरण के सींगों से निर्मित है। मृद भांडों पर चित्रांकन देखा गया है। मित्र पात्रों पर ध्यान से भूसे के निशान तथा जले हुए चावल के दाने चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि चिरांदवासी चावल की खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1857 में बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने आरंभ किया? गुरु प्रसाद सेन, मुंशी सूरजमाल, राय रोशनलाल, कृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। एशिया के सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील कौन सी है? कांवड़ झील, घोघा झील, उधवा झील या कुशेश्वर झील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांवड़ झील। अब देखिए कांवड़ झील के बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इसे कांवड़ तल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनती है। यह उत्तर बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र को कवर करती है। यह आर्द्रभूमि मध्य एशिया फ्लाईवे पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग स्थल है, जहां 58 प्रवासी जल पक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ इस झील मत्स्य जैव विविधता हेतु भी बहुमूल्य स्थल है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त 5 प्रजाति इस स्थल पर निवास करते हैं, जिनमें गिद्ध की 3 प्रजातियां शामिल हैं, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर, और 2 जल पक्षी प्रजातियां सोसिएबल लैपविंग वेयर पेशर्ड ये शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है